गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1, जिसका पाठ 8 है झांसी की रानी। इसे अपने शब्दों में पिरोया है, यानी जिन्होंने लिखा है उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। आज हम इस कविता का संदर्भ सहित व्याख्या यानी प्रसंग सहित व्याख्या जानेंगे। तो सबसे पहला जो आपका जो खंड है वह है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रसंग बच्चों लगभग सबका एक समान ही रहेगा, तो हम प्रसंग आप सब में यही लिखते जाएंगे। तो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से ली गई है। इसमें कवयित्री ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लक्ष्मीबाई के योगदान का वर्णन किया है बच्चों। तो इसमें जब हमारा भारत देश गुलाम हो चुका था, अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो 1857 से हमारी जो क्रांति हुई भारत को आज़ाद करने के लिए, तो उसमें झांसी की रानी, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसका व्याख्या हम इस तरह जानेंगे। आज़ादी की पहली लड़ाई जब शुरू हुई तो भारत के राजाओं में हलचल हुई, उनके सिंहासन हिल गए, राजवंश अंग्रेजों पर क्रोधित हो गए, गुलामी के कारण जर्जर हो चुके बूढ़े भारत में भी नया जोश पैदा हो गया था। सब लोग अपनी खोई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। वे जान गए थे कि आज़ादी अनमोल है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। भारत की पुरानी तलवार 1857 में चमक उठी थी। आपको 1857 में सबकी तलवार यानी सबकी भौएं एकदम मतलब उनको भगाने के लिए उनकी भ्रिकुटी तन गई, यानी भौएं जो तनी हो गई, और सारे मिलकर एकजुट होकर ये ठान लिए कि अब यहाँ से अंग्रेजों को हटाना है। तो झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों की भांति लड़ी थी। उनकी यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी थी। तो जो ये 1857 की क्रांति हुई थी उसमें रानी को मर्दानी कहा गया है। मर्दानी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो मर्दों के समान लड़ी थी। जिस तरह एक महिला होते भी मर्दों के समान अपनी तलवार को उठा के सभी अंग्रेजों के सामने चली गई और उनसे बिल्कुल लोहा लिया एक। तो इस तरह से उनको क्या कहा गया है? मर्दानी कहा गया है। और यह कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है। तो बुंदेलखंड जो हरबोल हैं वो क्या करते थे? इस तरह की कविता गा गा के सुनाते थे, देशभक्ति कविता को सुनाते थे ताकि लोग जागृत हों उस युद्ध में लड़ने के लिए। अब दूसरा खंड हम जानेंगे। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रसंग बच्चों पूर्वत यानी पूर्वत का मतलब पहले जैसा ही रहेगा। इसकी व्याख्या हम जानेंगे। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, जिसका बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी और बचपन से ही नाना के साथ ही पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। यहाँ नाना का मतलब आप लोग अपने मम्मी के पापा से ना समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई के पिताजी थे वो कानपुर के नाना साहब के यहाँ काम करते थे और वहीं पे जो है नाना साहब भी रहते थे। तो ये नाना साहब के साथ ही जो उनके साथ ही वे खेलती थी, तो इसलिए वो उनको जो है बहन अपने मुंह बोली, जैसे आपके पड़ोस में कोई लड़की हो तो उसको आप बहन बना लेते हैं ना, उसी तरह ये जो नाना साहब ये नाम है उनके साथ जो है ये खेलती थी। और वो नाना साहब वो बहुत चंचल थी ना लक्ष्मीबाई, तो उनको वो अपनी बहन के समान मानते थे, उन्हीं के साथ पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। उसे हथियार प्रिय थे, इसलिए बर्छी ढाल कृपाण ये बेटा ये सब आपके हथियार हैं। तो उसे बचपन से ही शिवाजी की वीरता की कहानियाँ याद थी, और ऐसी कहानियाँ याद थी जो देशभक्ति के लिए हों या वीरता की कहानियाँ हों, इस तरह की कहानी। ठीक ना, आप लोग के जैसे चाचा चंपक नहीं पढ़ती, चंपक हो चाचा चौधरी, इस तरह की कहानियाँ नहीं पढ़ती थी। वो वीर शिवाजी की कहानियाँ पढ़ती थी, बहादुर कहानियाँ पढ़ती थी, वीरों की कहानियाँ पढ़ती थी। हमने बुंदेल हर बोलों के मुँह सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहादुरी से लड़ी थी।
अब तीसरा पैराग्राफ है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। देखिए आगे हम कहे ना कि नकली युद्ध करती थी, व्यूह की रचना बनाती थी बचपन से ही। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रसंग इनका पूर्ववत रहेगा, यानी पहले जैसा। व्याख्या जानिए, लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि मानो वो क्या हो, लक्ष्मी हो या दुर्गा, ऐसी उनकी अवतार थी, यानी उनका रूप थी। उसकी तलवारों के वार देखकर मराठे जो है प्रसन्न होते थे। उसके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना। व्यूह का मतलब होता है कि जैसे किसी सैनिक को मारना हो तो एक रणनीति तैयार किया जाता है ना, उसी कहते हैं व्यूह करना, व्यूह बनाना। शत्रु की सेना को घेरना, शत्रु के किले को तोड़ना और खूब शिकार करना। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी थी वो भी जो है हमारे लक्ष्मीबाई की आराध्य थी। हमने उनकी कहानी किससे सुनी है, बुंदेलखंड के हरबोलों के से सुनी है कि वो लक्ष्मीबाई मर्दों के समान खूब लड़ी थीं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों के विरुद्धावली शिव आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। तो बेटा इसमें जो है रानी लक्ष्मीबाई की शादी के बारे में बात किया गया है, तो प्रसंग इसमें पूर्ववत रहेगा। व्याख्या है, वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई की धन संपत्ति से भरी झांसी में सगाई हुई। इनकी सगाई कहाँ हुई, झांसी में हुई। और इनके किसके साथ हुआ, गंगाधर जी के साथ हुआ था। उनके विवाह के अवसर पर झांसी के राजमहल में बधाइयाँ बजी, खुशियाँ छा गईं। रानी बुंदेलखंड के वीरों की यशोगाथा के समान झांसी आई। लगा जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया। जब वो झांसी आई तो सब लोग झांसी के लोग खुश हो गए और ऐसा लगा कि जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया हो या शिव से भवानी मिली हो। यानी जैसे जोड़ा, सुंदर जोड़ा का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे शिव पार्वती होते हैं उनके जैसा ऐसा जोड़ा किसका हो गया, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर का। अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या शिव और भवानी की जोड़ी जैसी थी। हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से यह कहानी सुनी है कि वो लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान खूब वीरता से लड़ी थीं। वह उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निह संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका प्रसंग भी पूर्ववत रहेगा। व्याख्या इस तरह है, रानी के विवाह के बाद झांसी का भाग जाग गया, महलों में प्रसन्नता छा गई, किंतु धीरे धीरे समय के साथ साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। झांसी में वह ब्याह करके आई, लेकिन दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके पीछे पीछे उनका दुर्भाग्य भी आ गया। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों की चूड़ियाँ पहनना अच्छा नहीं। दुर्भाग्य ऐसा आया कि उनके हाथों में जो चूड़ियाँ सुशोभित हो रही थी वो दुर्भाग्य को भी अच्छा नहीं लगा और उनकी चूड़ियाँ जो है टूट के, यानी टूटना कब होता है, जब वो विधवा हो जाती हैं, और वो विधवा हो गई। निसंतान ही उनके पति भी मर गए, भाग को भी उसे दया नहीं आई। राजा गंगाधर निसंतान मर गए, उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी शोक में डूब गई। हमने रानी लक्ष्मीबाई को वीरता की यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से सुनी है कि वो पुरुषों के समान भी अधिक बहादुर से लड़ी थी। यहाँ निसंतान मर गए। कौन मर गया? क्योंकि उनके राजा गंगाधर के कोई संतान हुई थी, लेकिन वो मर गया और उसके बाद से वो बीमार होने लगे। तो एक दत्तक पुत्र इनको, लक्ष्मीबाई ने इनको ठीक करने के लिए एक दत्तक एक गोद लिया, बच्चा लिया था, जिसको दत्तक पुत्र कहते हैं। उसे ही आप देखे होंगे, जब रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती हैं तो उनके पीछे अपने बेटे को बांधी रहती हैं, तो वो उनका गोद लिया हुआ बेटा है। बुझा दीप झांसी का
तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपुर रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जब झांसी का राजा ही मर जाए, तो जो कहते हैं ना कि किसी घर में जब मालिक ख़त्म हो जाए तो अगल बगल जो चोर उचक्के होते सबकी नज़र उन पर चली जाती। तो उसी तरह झांसी कैसी हो गई, वीरान हो गई, क्योंकि गंगाधर की मृत्यु हो चुकी थी। और अंग्रेज इसी ताक में बैठे हुए थे कि अब जो है किस तरह से हम झांसी को अपने कब्जे में कर लें। और रानी इतना को आसानी से झांसी को नहीं देने वाली थी। अब इसका हम सुनेंगे व्याख्या, प्रसंग पूर्वत रहेगा। व्याख्या है, जब राजा गंगाधर राव के मर जाने पर झांसी का दीपक बुझ गया तो अंग्रेज शासक लाल डलहौजी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि झांसी को हड़प कर अंग्रेजी राज में मिलाने की यही अच्छा अवसर है। उसने तुरंत अपनी फौजें भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी ने आंसू भर कर देखा कि झांसी उजड़ रही थी। हमने यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोलों से सुनी है कि रानी मर्दों के समान लड़ी थी। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ है, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग पूर्वत रहेगा। कवयित्री कहती हैं कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया तब रानी ने उनकी अनेक तरह से विनय और प्रार्थना की। जब वो मिलाने के लिए आए तो रानी जो है हाथ जोड़ के बोली कि नहीं झांसी को नहीं मिलाना है। लेकिन परंतु सब बेकार था। जितना भी उन्होंने उनसे जो है रिक्वेस्ट किया, यानी कि दया से हाथ जोड़ा कि झांसी को रहने दो, लेकिन वो एक भी डलहौजी नहीं सुनने वाला था। यह अंग्रेज़ों का माया ही था कि जब व्यापारी बनकर भारत आए थे, वह जब अंग्रेज जब इस हमारे देश में आए थे तो एक दया के टुकड़े पे आए थे कि थोड़ी सी हमें कहीं जगह दे दो, हम व्यापार करना चाहते हैं भारत में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पैर पसार लिया था। डलहौजी ने धीरे धीरे अंग्रेजी शासन का विस्तार किया और अब तो सारी परिस्थितियां ही उनके पक्ष में थी। जिन राजाओं और नवाबों से वे तब दया मांगते थे, आज उन्हीं को अंग्रेजों ने पैरों से ठुकराया है। ठीक ना, पहले जो शुरू से नवाबों के दया से ही ना यहाँ आए थे अब भारत में राज करने, लेकिन अब उन्हीं अब वो जो है जो राजा उनको दया के पात्र बना, मतलब दया के आधार पर उनको अपने देश में रखे, वो अब खुद ही अंग्रेज उनके मालिक बन गए। और जो नवाब थे उनको पैरों तले वो अपने रखता था, दबा के रखता था, यानी कि उनके टुकड़ों पे ही नवाब पलने लगे। भारत आने पर जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ के राजाओं शासकों का हुक्म मानते थे, आज वही अंग्रेज यहाँ के शासक बन बैठे हैं। जिन्हें यहाँ का शासक होना था वही आज उनके गुलाम है। यह कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड के हरबोलों से सुनी है कि झांसी की रानी वीर पुरुषों के समान लड़ी थीं। फिर आगे देखिए बच्चों, छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक को कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था व्रज नेपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेल हरमोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ भी कहाँ पूर्वत रहेगा। व्याख्या है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में, यानी पतन का मतलब होता है नुकसान होना, यानी राज्यों का किसी में विलय हो जाना, खत्म हो जाना, बताते हुए कवयित्री यह कह रही हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली, उस पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने लखनऊ को आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा को बंदी बना लिया, नागपुर पर भी हमला कर दिया, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि की क्या औकात थी, उन्हें भी अंग्रेजों ने जीत लिया। उधर सिंध पंजाब और म्यांमार यानी बर्मा आदि को भी पतन हो गया था। बंगाल मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी ऐसी ही थी, वे जीते जा चुके थे। हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह सुना है कि झांसी की रानी सबसे अलग थी, वह पुरुषों से भी अधिक वीरता से लड़ी थी। रानी कोई रनिवासों में, बेगम गम थी बेजार, रानी रोई रनिवासों में।
रानी रोई रनिवासों में, रनिवासों मतलब होता है जहाँ रानी लोग रहती हैं उनके घर को कहते हैं रनिवास। बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के ले लो 9 लखार, यूं पर्दों की इज्जत पर विदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलहर मुल्लों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पूर्वत रहेगा आपका। और व्याख्या देखिए, झांसी के राजा की मृत्यु तथा अंग्रेजों की झांसी पर अधिकार कर लेने के कारण रानी अपने महल में दुखी थी और दूसरी रानियां तथा स्त्रियां सभी दुख से परेशान थीं। उनके कीमती कपड़े और गहने कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे। अब उनका जो रानी की तरह रहती थीं, उनके जो अपने मतलब जेवरों से लदी हुई थीं, अब वो जेवर कहाँ बिक रहे थे? कलकत्ता के बाजारों में बिक रहे थे। अंग्रेजी अखबार नीलामी की खबरें सबके बीच पहुँचा रहे थे, मतलब नीलाम हो रहे थे उनके सारी चीज़ें, गहने जेवर उनके और अच्छे चीज़ें सब नीलाम हो रहे थे बाजार में। नागपुर के जेवर गहने, लखनऊ के 9 लखा हार सबकी नीलामी हो रही थी। वे गहने जो औरतों तथा रानियों की शोभा थे, वे पर्दे की इज्जत थे, वे दूसरों के हाथों यानी अंग्रेजों द्वारा बिक रहे थे। यह कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड के हरवोलों से सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान युद्ध में लड़ी थीं। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों के अभिमान, नाना धुदुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यह यज्ञ प्रारंभ कर उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग पूर्वत रहेगा। और आप देखिए व्याख्या, अंग्रेजों के राज में एक और जहां गरीब मुसीबतों में दिन बिता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महलों की इज्जत धूल में मिल रही थी। वीर सैनिक अंग्रेजों के सामने कमजोर भले ही थे, पर उनके मन में अपने पूर्वजों का गर्व कूट कूट कर भरा था। नाना धुदुपंत और पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। इधर छबीली लक्ष्मीबाई यानी बचपन का नाम है, महल तथा राज की स्त्रियों में देवी दुर्गा के रणचंडी रूप को जगा रही थी। यहाँ आप इस चीज़ को समझिए कि इसमें क्या कहा गया है कि बहिन नाना धुदबंद पेशवा जुटा रहा था सब सामान बहिंच, यानी ये सब लोग मिलकर जो जहाँ था वह सब किसके लिए इतना अपने को कठोर कर रहे थे, अपने मन को मजबूत कर रहे थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। यहाँ पर यही कहा गया है कि धुदुपंत पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आवश्यक सामान जुटा रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई क्या कर रही थी कि राज्य में जितनी भी स्त्रियाँ थीं उन सबको इकट्ठा करके उनमें रणचंडी का यानी कि दुर्गा का मतलब अवतार लेने के लिए कह रही थी कि अब युद्ध में सबको क्या करना है, एकजुट होकर खड़ा होना है, तभी जाकर हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं। उन सब के अंदर जोश जगा रही थी, यज्ञ करके उनके साथ बैठा के और कह रही थी आप लोग शपथ लीजिए कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ाई करेंगे। देवी दुर्गा के आह्वान के लिए यज्ञ शुरू हुआ। तो यज्ञ तो बहाना था, उन्हें तो अपनी खोई हुई आज़ादी को पुनः याद दिलाने की ज्योति जगानी थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से सुनी थी कि झांसी वाली रानी अंग्रेजों के खिलाफ मर्दों के समान लड़ी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग पूर्वत रहेगा। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरफ फैल रही थी। अंग्रेज़ों से अपनी आज़ादी छीन लेने की बात महलों में आग की तरफ फैल रही थी, तो समाज के अनुवर्ग भी अंग्रेज़ों के प्रति गुस्से से भर आए थे। अब सब लोग परेशान हो गया था कि किसी भी तरह अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ कर फेंकना है, यानी अपने देश से हटा देना है, उनको मारकर भगा देना है। तो ये ज्वाला जो है हमारे देश के हर नागरिक के मन में, चाहे वह महल में रह रहा हो, चाहे अपने झोपड़पट्टी में रह रहा हो, सबके मन में ये बात फैल चुकी थी। एक ज्वाला के समान सबके अंदर ज्वलित हो रहा था कि हमको अंग्रेजों के यहाँ भगाना हो, चाहे वो मेरठ पटना कानपुर आज़ादी प्राप्त करने की बात सबके दिलों में थी। था छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में,
लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में, जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रसंग पूर्वत रहेगा और इसका व्याख्या है। कवयित्री कहते हैं कि भारत के इन राज्यों की बात छोड़ दें तो जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, आओ हम झांसी के मैदानों में चले जहां लक्ष्मीबाई मर्दों से मर्द बनी खड़ी हैं, अर्थात मर्दों से बढ़कर वीर योद्धा के रूप में हैं। जब जवानों के साथ लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा तो रानी ने उससे युद्ध करने के लिए अपनी तलवार खींच ली। उसके बाद दो असमान योद्धाओं के बीच युद्ध हुआ। लेफ्टिनेंट वाकर घायल होकर भागा। वह हैरान था कि रानी उसे परास्त कर दिया, यानी हरा दिया। रानी की वीरता की यह कहानी हमने बुंदेलहर बोलो के मुंह सुनी थी, को वीर योद्धा पुरुषों की तरह लड़ी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर वालों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इससे प्रसंग पूर्वत रहेगा। रानी आगे बढ़ती रहीं, 100 मील का रास्ता पार कर कालपी आ पहुंची। उनका घोड़ा थक कर धरती पर गिर गया और तुरंत ही मर गया। उधर यमुना के तट पर युद्ध में अंग्रेज रानी के हाथों पराजित हो गई। रानी विजयी होकर आगे बढ़ी और ग्वालियर को भी जीत लिया। ग्वालियर का राजा सिंधिया अंग्रेजों का मित्र था। उसने रानी से डरकर अपनी राजधानी को ही छोड़ दी और भाग खड़ा हुआ। रानी ने झांसी की वीरता की कहानी हमने किससे सुनी है? हर बोलो के मुँह सुनी है कि वो मर्दों के समान लड़ी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर से सेना गिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर से सेना गिराई थी। रानी जो है लड़ाई करते हुए आगे बढ़ रही थी और उन्हें विजय भी मिल रहा था। समझे आप लोग? लेकिन अंग्रेजों की सेना और घिर गई और रानी जो अपने 2 सखियों के साथ, कौन कौन सी, कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे युवराज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलहर वालों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका प्रसंग पूर्वत रहेगा। व्याख्या है, रानी की जीत तो हुई पर दोबारा अंग्रेजों की सेना रानी को घेरती हुई आ पहुंची। इस बार सामने से आ रही टुकड़ी का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। वह एक बार रानी से हार चुका था। उधर रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा भी आई थीं। उन दोनों ने लड़ाई के मैदान में भारी मारकट मचाई थी। पर दूसरी ओर से ह्यूरोज, यानी एक ओर से तो स्मिथ कर रहा था, दूसरी ओर से ह्यूरोज अंग्रेज आ गया और दोनों की सेना एक साथ रानी लक्ष्मीबाई पर वार कर दिए। हाय रानी लक्ष्मीबाई स्मिथ और ह्यूरोज के बीच घिर आई। हमने हर बोलने से सुना कि युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के समान लड़ी थी। उनका घोड़ा भी देखा आपने पहले वाला उसमें देखा खंड में कि उनका घोड़ा जो है, जो उनका शुरू से साथ था, वो मैदान में थक कर गिर जाता है और नया घोड़ा उनको मिलता है जो कि उनकी बात को अच्छे से नहीं समझ रहा था। अभी रानी मार काट कर चलती बनी सैन के पार, किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। देखिए बेटा, अगर आप एक शब्द अगर ध्यान से सुनो तो एकदम अच्छे से आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा ना, तो भी रानी मार काट कर, दोनों एक स्मिथ और ह्यूरोज दोनों मिलकर आ गए, फिर भी वह काट कर आगे सबको मारते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन सामने क्या आ गया? एक नाला आ गया और वो इशारा कर रही है कूदने के लिए, लेकिन वो घोड़ा जो उनका नया घोड़ा था तो उनकी बात अच्छे समझ नहीं रहा था। वो घोड़ा नाले के पीछे ही खड़ा हो गया, कूदा ही नहीं। ठीक ना? इसका व्याख्या इस तरह देखिए, यद्यपि रानी ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वह सामने की वो सेना को चीरती हुई मारकाट मचाकर सेना के पार पहुंच गई। किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी को नया घोड़ा इसे पार न करने के लिए अड़ गया। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होने लगे। शेरनी सी रानी घायल होकर गिर गई और उसने वीर गति प्राप्त की। मर्दों जैसी उस वीरांगना की कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेलहर वालों के मुँह सुनी थी। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिधार, यानी कि वो क्या हो गई? विजय गति को प्राप्त हो गई, यानी कि अपना
मर्दों के समान लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। चिता अब उनकी दिव्य सवारी थी। अब उनकी सवारी जो घोड़े की सवारी करती थी, अब वो किसकी सवारी कर रही हैं? दिव्य सवारी किसकी? चिता की। मिला तेज 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 की यह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। केवल 23 साल की रानी लक्ष्मीबाई मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रसंग ऐसे रहेगा। यद्यपि रानी ह्यूरोज और स्मिथ की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वह सामने की सेना को चीरती हुई मार काट मचाकर सेना के पार पहुंच गई। किंतु सामने एक नाला आ गया। रानी का नया घोड़ा इसे पार करने के लिए अड़ गया। इसे पार न करने के लिए अड़ गया, यानी वो पार नहीं करना चाह रहा था। इतने में पीछा करते हुए अंग्रेज सैनिक आ गए और दोनों ओर से वार पर वार होने लगे। शेरनी से रानी घायल होकर गिर गई और उसने वीर गति प्राप्त की। मर्दों जैसी उस वीरांगना की कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड में सुनी है। रानी गई सिद्धार, अब चिता उसकी दीप सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की सच अधिकारी। अभी देखिए पहले वाला ही हमने पढ़ा दिया, अब इसको सुनिए। यहाँ से देखिए, रानी गई सिद्धार, रानी गई सिद्धार। अब वो जब दोनों तरफ से गिर गई सेना तो वो ऊपर चली गई और अब चिता उनकी देव सारी, अब उनकी सवारी कौन? चिता थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो ऐसी थी जो हमको स्वतंत्रता दिलाने आई थी, अधिकारी थी। अभी 23 साल की थी, लेकिन हमको अपने स्वतंत्रता देने आई थी और हमको अच्छी पथ दिखा गई युद्ध करने के लिए। वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगी। अब यहाँ पे इसका है, रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीर गति को प्राप्त हो गई। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर रख दिया गया। उनका तेज आग के तेज से मिल गया। जो उनके में तेज था वह तेज आग के तेज से, इतना सुंदर यहाँ उन्होंने लिखा, सुमद्रा कवि चौहान ने लिखा है, रानी का स्वर्गवास हो गया, वह वीर गति को प्राप्त हो गई। अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर रख दिया गया। उनका तेज आग के तेज से मिल गया, क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। अभी उनकी उम्र कुल 23 वर्ष की थी। अब 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे लगता है कि वो मनुष्य नहीं कोई अवतार थी। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित करने आई थी। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई और सीख देनी थी, दे गई। बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने यह कहानी सुनी है कि मर्दों के जैसी रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। जाओ, अब सबसे लास्ट है, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट इंसानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका जो है व्याख्या, अंत में कवयित्री कहती हैं कि हे रानी, तुम तो स्वर्ग को जाओ, मगर हम सब भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी न नष्ट होने वाली आज़ादी के प्रति सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी ना कहे और सच्चाई का गला घोट दिया जाए, अंग्रेजों द्वारा चाहे विजय प्राप्त कर ली जाए या वे झांसी को गोलों से नष्ट कर दें, पर भारतवासी यह बलिदान नहीं भूल सकेंगे। कहते हैं कवित्री, यहाँ कहते हैं कि आपका अगर सब कुछ, कोई सब कुछ भुला दे, लेकिन ये भारतवासी आपका जो बलिदान है वो कोई नहीं भूलेगा। हे रानी, तू अपना स्मारक स्वयं होगी, तो तू अपना स्मारक स्वयं होगी, अर्थात तुम्हें याद रखने वाले स्मारकों की आवश्यकता नहीं, यानी या जो बड़े बड़े स्मारक बनते हैं उसको भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू खुद ही अपने में एक स्मारक है। तू स्वयं अपनी कभी ना मिटने वाली निशानी हो। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह सुनी थी कि झांसी की रानी युद्ध में मर्दों के भांति अत्यंत वीरता से लड़ी थी। खत्म हो गया आपका। ये कविता बहुत लंबी थी, तो आपको जो भी लिखना समझना हो, जहाँ भी जो भी खंड आपको समझना हो, इसमें से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं।